अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसार राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 8वीं के स्कॉलरशिप के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। जैसा कि हम जानते हैं 8वीं स्कॉलरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है वो जो हमारा टॉपिक है वो है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में कई सारे टॉपिक्स हम देख रहे हैं। आज उसी का हम सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फाइंड आउट द वर्ड्स विच मीन, यानी जिसे हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं सिनोनिम्स। ओके, यानी ऐसे वर्ड्स जो ऑप्शन में हमें दिए हुए रहेंगे और हमें उसकी मदद से ये बताना रहेगा कि क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा वर्ड ऐसा है जो सही है। इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जहां पर हमें दो ऑप्शंस को चूज करना रहेगा। तो जब दो ऑप्शन चूज करने हैं उसका इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ रहेगा कि इसमें दो ऑप्शन चूज करने हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, एक एक करके कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स इट्स मीनिंग। यहां पर एक फ्रेज दिया हुआ है टू एड फ्यूल टू फायर, और क्वेश्चन क्या है कि हमें इस फ्रेज के लिए ये जो टू एड फ्यूल टू फायर ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज के लिए कौन सा ऑप्शन जो कि नीचे आने वाला है वो उसके मीनिंग के लिए सही रहेगा। ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। ऑप्शंस हैं टू कम टू एन एंड, टू डिसअपॉइंट, टू एग्जामाइन केयरफुली, टू गिव अनदर कॉज फॉर एंगर। ओके, चार ऑप्शंस हैं। चारों में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से हमें ये देखना है कि टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसके लिए कौन सा वर्ड, मतलब इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मीनिंग इस फ्रेज के लिए सही बैठता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ये जो फ्रेज यूज किया हुआ है टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है किसी बात पर जब कोई गुस्सा हो तो उस गुस्से में और ज्यादा इजाफा कर देना। तो और ज्यादा इजाफा करना, इसके लिए यहाँ पर जैसा कि हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में है टू कम टू एन एंड, ये ऑप्शन नहीं आएगा। कम एंड का मतलब क्या होता है, इख्तिताम को पहुंचना। दूसरा है टू डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब होता है मायूस करना, यानी उम्मीद के मुताबिक कोई काम ना करना। और तीसरा है टू एग्जामाइन केयरफुली, ना अच्छी तरह से जांच करना, देखना, चेक करना। और चौथा है टू गिव अनदर कॉज फॉर एंगर, अनदर कॉज फॉर एंगर यानी गुस्से में और ज्यादा इजाफा करना। तो जैसा कि हमने अभी फ्रेज का मीनिंग समझा टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मीनिंग यही हो जाता है टू गिव अनदर कॉज फॉर एंगर। इस तरह ये जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट विल बी द राइट आंसर। और आपको एग्जाम में इस तरह से जो सर्कल दिया हुआ रहेगा उसे अच्छी तरह से फिल करना रहेगा। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस हमारे बुक में यूज होते हैं, 7th में, 8th में, और उससे अलावा छोटी क्लासेस में भी ऐसे फ्रेजेस यूज होते रहे हैं। तो हमें इन फ्रेजेस के मीनिंग को समझना है, उसको याद रखना है, इसमें से ही हमें कोई क्वेश्चन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पार्ट।
ना, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है he acted upon my advice, और उसमें acted upon इसको अंडरलाइन किया हुआ है और हमें पूछा हुआ है इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट का क्या मीनिंग होता है। ऑप्शंस पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस की बात करेंगे। ऑप्शंस में है डिड नॉट लिसन, डिसएग्रीड, फॉलोड, और फोर्थ ऑप्शन है टू गो अगेंस्ट। एक्टेड अपॉन इसका मतलब होता है किसी की राय को सुनकर उसके मुताबिक अमल करना, ना। यहाँ पर ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस का मतलब क्या हुआ, उसने मेरी बात पर, मेरे एडवाइस पर अमल किया, मेरी बात को उसने सुना। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ये वाला वर्ड कहां पर हमें मिलता है, तो ये वर्ड हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3 फॉलोज में। ओके, फॉलो का मतलब होता है किसी के बात को, किसी के एडवाइस को सुनकर उस पर अमल करना। तो यहाँ पर एक्टेड अपॉन उसका मीनिंग वही हो जाएगा, यानी टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में थोड़ा सा और एक अलग टाइप का क्वेश्चन जिसमें पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक, ना। अभी तक जो ऑप्शंस आ रहे थे उसी में एक नए तरीके से आ गया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। एक सेंटेंस लिखा हुआ है डैश ही वाज कैनेडियन बट एवरीवन अज्यूम्ड ही वाज अमेरिकन। 4 ऑप्शंस आर गिवन, चारों ही जो वर्ड्स वहां दिए हुए हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। वर्ड्स हैं टेक्निकली, टेक्निकल, टेक्नीशियन, टेक्निक्स। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से इस जुमले में कौन सा वर्ड यहाँ पर सही बैठता है। तो सेंटेंस के हिसाब से बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पहला वाला वर्ड है टेक्निकली, टेक्निकली ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब जुमले के शुरू में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 टेक्निकली, दैट विल बी द राइट आंसर। टेक्निकली ये राइट आंसर रहेगा, ना। सेंटेंस क्या बन जाएगा, टेक्निकली ही वाज कैनेडियन बट एवरीवन अज्यूम्ड ही वाज अमेरिकन। और इसमें हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो बाकी के 3 वर्ड्स है वो उसको सुटेबल नहीं है। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम, ना। फिर से एक इडियम यानी एक यहाँ पर कहावत दी हुई है जिसका सेंटेंस है कि आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट शी सेज। आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट शी सेज, उसमें जो मेक आउट लिखा हुआ है वो अंडरलाइन है और उसका मीनिंग हमें बताना है। ऑप्शन से है लाइक, डिसलाइक, एग्री, अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस का अगर हम देखें, सेंटेंस क्या दिया हुआ है, आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट शी सेज, ना। इसका मीनिंग क्या होगा, टू मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ओके, टू मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड यानी समझ पाना। इस तरह यहाँ पर लाइक, डिसलाइक और एग्री ये तीनों ऑप्शंस नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई कैन नॉट मेक आउट का मतलब क्या होता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब,
है ना। यहाँ पर ये जो प्रोवर्ब यूज किया जा रहा है उसका हमें मीनिंग बताना है। प्रोवर्ब कौन सा है? प्रोवर्ब है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इस प्रोवर्ब का, इस कहावत का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस हैं वन शुड ऑलवेज बी होपफुल, वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल, वन शुड नॉट go near fire and we should not postpone our work। चार ऑप्शंस हैं, चारों में से हम किस तरह से देखेंगे कि ये जो फ्रेज दिया हुआ है, ये जो प्रोवर्ब दिया हुआ है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग ना, इसका क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पर डार्क क्लाउड है, सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है टू बी होपफुल ना, यानी किसी चीज के बारे में पूर्ण उम्मीद होना कि मुश्किल वक्त गुजरने के बाद आगे अच्छा वक्त आने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। किस तरह से कि जो सिल्वर लाइनिंग की बात की जा रही है वो एक्चुअल में है टू बी होपफुल ना, पूर्ण उम्मीद होना किसी भी हालात में, मुश्किल हालात में भी ये उम्मीद रखना कि ये वक्त गुजर जाएगा और अच्छे वक्त, अच्छे हालात आ जाएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग प्रोवर्ब। यहाँ पर भी एक और दूसरा प्रोवर्ब दिया हुआ है जिसमें पूछा हुआ है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। बच्चे यहाँ पर सबसे पहली बात कि टाइम का तो मीनिंग हमें पता है, टाइड कहते हैं समुद्री तूफान को, जवार भाटा जिसे उर्दू में हम कहते हैं। तो ये जो तूफान होता है यहाँ पर उसका प्रोवर्ब में मीनिंग थोड़ा सा अलग से आएगा। किस तरह से? तो पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन है वन मस्ट बिहेव अकॉर्डिंग टू द नेचर ना, किसी को भी अपने नेचर के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है मैन डज नॉट वेट फॉर एनीवन ना, इंसान किसी का वक्त नहीं करता। थर्ड है टाइड वेट्स फॉर नो मैन, के समुद्री तूफान किसी का इंतजार नहीं करता। और फोर्थ है टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, कि वक्त किसी का भी इंतजार नहीं करता। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना रहेगा, ये जो फ्रेज, ये जो प्रोवर्ब है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये एक्चुअल में टाइम के बारे में है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर हियर ना। देखिए हालांकि क्वेश्चन में जो प्रोवर्ब दिया हुआ है उसमें टाइड का भी वर्ड यूज किया हुआ है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो प्रोवर्ब है ये एक्चुअल में टाइम के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरह ये हो जाएगा टाइम डज नॉट वेट फॉर एनी वन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, है ना। जैसा कि ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी एक किया हुआ है कि एक यहाँ पर फ्रेज दिया हुआ है इन वेग और हमें पूछा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शंस गिवन है इन अ लिमिटेड वे, इन रेन, इन फैशन और इन एडिशन टू। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आर गिवन और उसमें हमें बताना है कि इन वेग का क्या मतलब होता है। तो इन वेग ये आपको याद रखना रहेगा, इन वेग का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा फेमस होना, चलन होना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इन फैशन ना। इन फैशन का मतलब क्या होता है
कि किसी चीज का चलन में होना, किसी चीज का ज्यादा लोगों के जरिए से इस्तेमाल किया जा रहा होना, उस चीज का रिवाज में होना भी हम उसे कह सकते हैं। इस तरह ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। फिर से यहाँ पर एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है और हमें पूछा है उस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी ना, प्लीज लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। ऑप्शन से है, लुक अप का मीनिंग अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन है टू टेक केयर, सर्च फॉर, टू इन्वेस्टिगेट और नन ऑफ द अबव। अब इन चारों ऑप्शंस में से लुक अप का क्या मीनिंग होता है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना रहेगा, लुक अप का मीनिंग होता है सर्च फॉर ना, डिक्शनरी में हमें तलाश करने के लिए कहा हुआ है। इस तरह से ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर हियर। लुक अप का मतलब होता है सर्च फॉर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कि ऑप्शन 1 जो है टू टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव, यानी इन चारों में से कोई नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। और तीसरा है इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, तहकीक करना। तो तहकीक करना अलग हो जाता है और स्पेलिंग जो किसी भी वर्ड का मीनिंग होता है उसको हम तहकीक नहीं करते बल्कि उसको सर्च आउट करते हैं, उसको तलाश करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। उसी तरीके का सेंटेंस है, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, शी गॉट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। शी गॉट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, वो सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए से गॉट थ्रू हो गई। अब गॉट थ्रू का क्या मीनिंग होता है? तो ऑप्शन से है फेल्ड, पास्ड, टॉप्ड, गिव। चारों ऑप्शंस के मीनिंग को अगर हम देखें तो फेल्ड, यहाँ पर गॉट थ्रू का मीनिंग होता है पास्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये भी हमारे बुक में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है, इसलिए बुक के जितने भी फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो आपको याद रखना है और उसके मीनिंग को यहाँ पर उसके ही मदद से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ड क्या है? बायोग्राफी। बायोग्राफी, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अ पर्सन हु इज सेंट आउट, सेकंड है अ पर्सन्स लाइफ स्टोरी, थर्ड है अ बुक विच इन्फॉर्म्स अबाउट साइंस, और फोर्थ ऑप्शन है द बुक लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, कि किसी शख्स के जरिए अपनी खुद की लाइफ स्टोरी बयान करना, उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद है हमारे बुक में ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर बायोग्राफी का वर्ड यूज किया हुआ है। बायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? बायोग्राफी इज एक्चुअली लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन ना, लेकिन अब यहाँ पर लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन में दो चीजें आ रही है। ऑप्शन नंबर 2 में भी लाइफ स्टोरी है और ऑप्शन नंबर 4 में भी लाइफ स्टोरी है। तो दोनों में से कौन सा आएगा? तो एक चीज ये ध्यान रखना रहेगा कि जब लाइफ स्टोरी इज रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कोई शख्स है वो खुद की लाइफ स्टोरी लिखता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ बायोग्राफी पूछा हुआ है।
सो बायोग्राफी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है अ पर्सन्स लाइफ स्टोरी। अ पर्सन्स लाइफ स्टोरी यानी किसी शख्स की जिंदगी की कहानी, उसे उर्दू में हम सवाने हयात कहते हैं ना बच्चों। ये ध्यान रखना रहेगा आपको, उर्दू में हम उसे सवाने हयात कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी शख्स की जिंदगी के बारे में उसकी कहानी। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स ना। यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है द थिंग दैट लास्ट लॉन्ग ना, ऐसी चीज जो ज्यादा देर पा हो। लास्ट लॉन्ग का मतलब होता है जो ज्यादा दिनों तक बाकी रहने वाली हो, उस चीज को क्या कहते हैं। उसके लिए यहाँ पर 4 वर्ड्स हमारे सामने हैं। पहला है इनड्यूरेबल, दूसरा है एक्सटेम्पोर, तीसरा है ट्रांजिटरी और चौथा है ड्यूरेबल। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया हुआ है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो ज्यादा देर तक बाकी रहे, जिसे उर्दू में हम देर पा कहते हैं। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर ना। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है उसका अपोजिट वर्ड दिया हुआ है इनड्यूरेबल। इनड्यूरेबल का मतलब होता है जो देर पा ना हो, जो टिकाऊ ना हो, उसे इनड्यूरेबल कहते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, चूज 2 ऑप्शंस, और हमें 2 ऑप्शंस बताने हैं। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जुडिशियल। जुडिशियल इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, हमें इन ऑप्शंस की मदद से बताना है। ऑप्शंस है रिलेटेड टू कोर्ट सिस्टम, रिलेटेड टू यंग पीपल, रिलेटेड टू जजशिप और रिलेटेड टू हैप्पीनेस। सबसे पहले यहाँ पर जुडिशियल, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू कोर्ट सिस्टम ना, अदालती कामकाज से जुड़ी हुई बात। तो अदालती कामकाज से जुड़ी हुई बात, ये ऑप्शन 1 इज राइट हियर। दूसरा है यंग पीपल। यंग पीपल से रिलेटेड यहाँ पर ऐसा कुछ उसका मीनिंग नहीं होता है, इसलिए वो नहीं आएगा। देन ऑप्शन 3 इज रिलेटेड टू जजशिप, है ना। जजशिप यानी फैसलों से मुताल्लिक, और हम जानते हैं कोर्ट्स में जब कोई मैटर जाता है तो वहां पर उसको जज किया जाता है, उस पर फैसला सुनाया जाता है। तो इस तरह ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर अगेन। और ऑप्शन नंबर 4 जो है रिलेटेड टू हैप्पीनेस, उसका इस दिए गए वर्ड से कोई भी ताल्लुक नहीं बनता है ना, चूंकि हमें कहा गया था कि हमें कोई 2 ऑप्शन चूज करने हैं। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 बोथ आर राइट आंसर्स हियर। ऑप्शन 1 एंड 3 जिसमें जुडिशियल का रिलेशन है रिलेटेड टू कोर्ट सिस्टम, और अगला है रिलेटेड टू जजमेंट। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है चूज 2 ऑप्शंस टू गिव करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, कि जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है इस सेंटेंस में उसके मीनिंग के लिए हमें 2 ऑप्शंस बताने हैं। सेंटेंस था ही टर्न अ डेफ ईयर टू माय एडवाइस। ऑप्शन से है डिसरिगार्डेड, रिस्पेक्ट, नॉट टू पे हीड एंड कंसर्न। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान ना देना, और ध्यान ना देने का मतलब क्या हुआ कि उस बात को सुनने के बाद, उस बात को मालूम होने के बाद भी
उस पर अमल ना करना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्डेड का मतलब होता है उसकी इज्जत ना करना, उस बात को ना मानना। और जो ऑप्शन नंबर 3 है टू पे नो हीड टू, यानी कि उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना। ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। टू टर्न डीफ ईयर का मतलब क्या होता है? टू डिसरिगार्ड एंड नॉट टू पे हीड, यानी ध्यान ना देना। अगला सवाल है, इसमें भी हमें दो ऑप्शंस बताने हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। आई हैव डैश टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस। ना देखिए यहाँ पर हैव के साथ हमें नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कोई एक वर्ड वहां पर आएगा और हमें दो वर्ड्स बताने हैं कि कौन से दो वर्ड्स यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन से है मेड अप माई माइंड, डिसाइडेड, डिस्टिंग्विश्ड एंड चैलेंज। सबसे पहले यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है मेड अप माई माइंड का मतलब क्या होता है? किसी बात का पक्का इरादा कर लेना, जिसे हम डिसाइड भी कहते हैं। तो मेड अप माई माइंड और सेकंड ऑप्शन डिसाइडेड, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तीसरा ऑप्शन है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बिल्कुल अलग होना, वाज़े होना, यानी अगर उसे दूसरों के साथ में अगर शामिल भी किया जाएगा तो वो चीज बिल्कुल अलग रहेगी, तो उसे कहा जाता है डिस्टिंग्विश्ड। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसके मुताबिक हमें दो ऑप्शन बताने थे, तो फर्स्ट टू जो ऑप्शन से हैं वो करेक्ट यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह आई हैव मेड अप माई माइंड टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस या फिर आई हैव डिसाइडेड, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट मीनिंग माने जाएंगे। ये थे कुछ सवालात जो हम देख रहे थे 8वीं जमात स्कॉलरशिप के वोकैबुलरी के सेक्शन में। बच्चों इस तरह के और भी कई सारे सवालात हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए। बच्चों ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप BMC VTC उर्दू इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।